निरंजन जी बताइए, क्या ये एक सतत प्रक्रिया है कि एक प्लान बना हुआ है, उस प्लान के तहत एक संस्था है डीएमआरसी, और डीएमआरसी जो काम करती है उसमें सेंटर का ज्यादा रोल होता है और उसमें स्टेट का भी एक रोल रहता है कि कुछ पैसे स्टेट की तरफ से दी जाती है, सेंट्रल उसमें मोटा पैसा देता है, ज्यादा पैसा देता है। तो उस नाते प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब यह है कि आप इसको कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम मानते हैं, जैसा कि बीजेपी बताने की कोशिश करे, दिल्ली सरकार बताने की कोशिश कर रही है, या फिर जो आम आदमी पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत जो काम हो रहा है वो चल रहा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा ढोल पीटने वाली बात नहीं है। व्हाट्स योर टेक सर? देखिए धर्मराज जी, मैं तो यहां से शुरू करूंगा कि शुभस्य शीघ्रम। अगर कोई शुभ कार्य हो रहा है तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए, पहली बात। उसके बाद में हम उसके ऊपर बाकी की चीजों के ऊपर हम विचार कर सकते हैं। अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो जितनी मेरी जानकारी है कि मदन लाल खुराना जी का देखा हुआ ये एक सपना था, उसके बाद में श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार ने मेट्रो को सींचा था, यानी कि उसको खाद पानी देकर के सींच करके, और जिस तरीके से उन्होंने मेट्रो का समझ लीजिए दिल्ली के अंदर एक स्थापना की, निश्चित रूप से आज ये उससे आगे की कड़ी चल रही है। और इसके अंदर जो वर्तमान सरकार जिस तरीके से अब ये परियोजना को विस्तार दे रही है, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए धर्मराज जी, इसके अंदर आप किसी भी सरकार की महत्वता को कमतर नहीं कर सकते। इसके अंदर शीला दीक्षित जी ने जो किया वो भी प्रशंसनीय है और जो वर्तमान सरकार कर रही है वो अति प्रशंसनीय है। और निश्चित रूप से इस चीज का फर्क पड़ता है धर्मराज जी, क्योंकि हमने बीच में 11 वर्ष दूसरी सरकार भी देखी है, जब केंद्र में अलग सरकार थी और राज्य में अलग सरकार थी, और केवल इन चीजों का झगड़ा चल रहा था कि भाई वो हमें काम नहीं करने दे रहा, वो हमें काम नहीं करने दे रहा। बहुत सारी परियोजना ऐसी भी है मेट्रो की जिनके अंदर हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास पैसा है या नहीं है, हम आपके विज्ञापन बंद कर देंगे, लेकिन आपको मेट्रो के अंदर आपका जो स्टैग है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए सरकारें उस चीज के लिए सचेत हुई, हमने वो कार्य भी देखा। लेकिन इसके अंदर एक चीज जरूर है कि देखिए, जो सोच और अप्रोच जो होती है धर्मराज जी, वो निश्चित रूप से मायने रखती है। और अगर हम परिवहन के क्षेत्र में देखें तो निश्चित रूप से जो मोदी सरकार है, यानी कि बीजेपी सरकार है, उसका अभूतपूर्व काम है, चाहे वो दिल्ली और एनसीआर की बात करें, चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात करें। क्योंकि आप और हम सभी लोग जो है समझ लीजिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गंतव्य के ऊपर कहीं ना कहीं यात्रा हम लोग करते हैं। आज जिस तरीके से द्रुत गति से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, और दिल्ली के अंदर भी मैं बात करूं तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, और उसके बाद में जिस तरीके से एक बाहरी रिंग रोड एक और बना दी गई है, और उसके अलावा अब मेट्रो को भी रिंग रोड की तरह एक समझ लीजिए एक प्रारूप या एक स्वरूप दिया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि इस चीज के लिए आप सरकार को ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार इस चीज के अंदर बड़ी जिसको कहते हैं फ्रंट फुट पे जाकर के काम करती है, जिसके जो स्वागत योग्य है। लेकिन यहां पे 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मैं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका के तहत यहां पे आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आपके दर्शकों के। देखिए, राजनीतिक दल होते हैं, वो अनर्गल बातें करके इधर उधर करके वो टांग खींचने का काम करते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि आप अगर तथ्यात्मक और रचनात्मक अगर आप आलोचना करेंगे तो निश्चित रूप से सरकारें भी उसको सुनेंगी और जनता के हित में उसके अंदर सुधार भी होगा। अब मैं जो मेरे हिसाब से जो सुधार की आवश्यकता है या जो कमियां है, मैं उसके ऊपर उस विषय पर थोड़ा सा आपके माध्यम से बात रखना चाहता हूं। पहली बात तो कि जब मेट्रो का पहला और दूसरा फेज संचालित हो रहा था धर्मराज जी, उस समय डीएमआरसी ने कहा था कि जब हमारे पास प्रॉपर ट्रैफिक हो जाएगा तो हमारी जो परिचालन लागत वो घटेगी, तो हम मेट्रो के किराए घटाएंगे। लेकिन आज तक मैं देख रहा हूं कि उत्तरोत्तर किराए बढ़ाए जा रहे हैं। एक आम आदमी जो जिसको कहते हैं ना कि कॉमन मैन फ्रेंडली मेट्रो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा कॉमन मैन से थोड़ा सा दूर नजर आती है। मेरे हिसाब से जिस तरीके से जो परिवहन की बसें हैं उनके समानांतर अगर सरकार मेट्रो का किराया करे तो कहीं ना कहीं इसकी सार्थकता और इसकी प्रामाणिकता और ज्यादा प्रभाव
प्रभावशाली होगी, पहली बात। दूसरा, मेट्रो तो सरकार चालू कर रही है, लेकिन इसके साथ जो स्थानीय तौर पे जो गंतव्य होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने गंतव्य के लिए मेट्रो पकड़ता हूं धर्मराज जी, उसके बाद में मेरा 16 किलोमीटर का जो मेरा रास्ता है वो तो बहुत बढ़िया से कट जाएगा, बहुत शानदार वातावरण के अंदर, और जिसको कहते हैं बड़े समय के अनुसार मेरे को मेट्रो पहुंचा देगी। लेकिन वहां से जो 2-2.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर स्थानीय रूप से जो मेरे को इंटीरियर में जाना है, जहां मेरा घर है, तो वहां के लिए जो फीडर बसें हैं, सरकार को उन फीडर बसों की भी संख्या और उन फीडर बसों की भी मात्रा इतनी करनी चाहिए कि आदमी अपने वाहन को निकालने के बजाय मेट्रो को ही ज्यादा प्राथमिकता दे। ठीक है। दूसरी मेरा ये मानना है। और तीसरा धर्मराज जी, जो मेट्रो के बाहर जो सरकार की जो कुव्यवस्थाएं हैं, सरकार उनके ऊपर भी एक बार विचार करे, क्योंकि बहुत सारे मेट्रो स्टेशन है जहां पे आप देखेंगे कि वहां की जो मेट्रो से जब आप निकल करके बाहर आते हैं तो उस समय जो आपको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, जिस तरीके से चाहे अनऑथराइज रिक्शा वाले हैं, अनऑथराइज ऑटो वाले हैं, अनऑथराइज जो तमाम जो जिस तरीके से वहां पे कुछ देखिए थोड़ा सा मामला भय का भी लगता है वहां पे, क्योंकि असामाजिक तत्वों का जिस तरीके से वहां पे जमावड़ा होता है मेट्रो स्टेशनों के बाहर, तो सरकार जब तक इन सारी चीजों को समावेशी रूप से, अगर समानांतर रूप से सब कुछ सारी चीजों को जब तक पूर्ण, चलिए ठीक है सर, नहीं करेगी, मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब ये निरंजन जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक नोट आप इस पे भी बात कीजिएगा कि वर्तमान जो सरकार है, इनकी बहुत सारे लोग, इनके बारे में तो अच्छी बुरी हर तरीके की बातें कही जाती हैं, तो लेकिन मोटे तौर पर जो इनके लिए बात कही जाती है कि ये लोग एक होता है ना कि हर चीज को किंग साइज करने की कोशिश करते हैं। आप इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों में जिस नजरिए से आप देखना चाहे आप देख लीजिए, जो करने की कोशिश करते हैं तो कई बार उसका भी सेटबैक होता है, क्योंकि होता क्या कि आपने जब इसको दिखाया तो आपके काम पर भी कुछ नुक्ताचीनी करने वाले लोग हैं, कमियां ढूंढने वाले लोग हैं, वो कहीं से एक आध कमी ढूंढ लाएंगे और वो आपके सामने परोस देंगे कि भाई ये कमियां रही। वो भी अच्छी चीज है, कमियां लानी चाहिए, लेकिन वो कमियां इसलिए और बड़ी लगने लगती है क्योंकि आपने जिस तरीके से ढोल नगाड़ा बजाया है, उसके बाद तो लगता है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, 100 में 100 वाला मामला है। धर्मराज जी, आपने बहुत ही समझ लीजिए बहुत बारीक सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले मैं इस बात के अंदर एक चीज मैं बताऊंगा। अभी आदेश भारद्वाज जी बोल रहे थे, बहुत सुलझे हुए वक्ता और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। निश्चित रूप से धर्मराज जी, इस चीज से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि जो वर्तमान जो दिल्ली है, इसके अगर कोई शिल्पकार है तो वो शीला दीक्षित जी की 15 वर्ष की सरकार है। जो फ्लाईओवर बने हुए, जिस तरीके से, मैं तो कई बार इस चीज को अपने व्यक्तिगत बातचीत में मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आज हम दिल्ली में समझ लीजिए जितना भी चल पा रहे हैं, इसके अंदर हमें शीला दीक्षित जी के ऋणी होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कहीं कम से कम, लेकिन उनका चक्कर क्या था कि उस समय 2011-12 से पहले की जो राजनीति थी धर्मराज जी, उसके अंदर प्रचार कम था और कार्य जो है उसकी प्रधानता थी। और इसका एग्जाम्पल आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि 2012 से पहले जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो दिल्ली सरकार का जो विज्ञापन का बजट था वो केवल 92 करोड़ रुपए का था। और जैसे ही राजनीति बदलने आने वाली पार्टी जो है दिल्ली की सरकार में आई, उन्होंने 528 करोड़ रुपया प्रचार का जो फंड है उसको 528 करोड़ रुपया कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है, और आज अगर आप इस पार्टी की बात करें, उस पार्टी की बात करें, इसके अंदर आप ये कह सकते हैं हमाम में सारे निर्वस्त्र है। आप मुझे एक बात बताइए, तेलंगाना में अगर कोई फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है, उसका दिल्ली के अखबारों के अंदर फ्रंट पेज, फुल पेज उसका ऐड लगता है। क्या मतलब है इस बात का? लेकिन भाई सीधी बात आपको मैं बताऊं, आज की तारीख में ये हो गया कि करो कम और दिखाओ ज्यादा, और इसके अंदर सारी राजनीतिक पार्टियां इसके अंदर एक तरीके से प्रतिस्पर्धा सी हो गई।
तो निश्चित रूप से इसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। और ये इस चीज का अगर श्रेय किसी को जाता है, यानी कि ज्यादा प्रचार कम, यानी कि जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ना, हिलती ज्यादा है चलती कम है, उस टाइप की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं 2013-14 के बाद में उत्पन्न हुई है। तो इसका क्रेडिट किनको जाता है? जो वर्तमान के अंदर जो नई राजनीति, जिसको कहते हैं जो राजनीति विकसित हुई, उसको हम ये बात कह सकते हैं। अब आप सहसा अंदाजा लगा लीजिए इसको श्रेय किसको जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको कहता हूं कि विपक्ष का काम केवल गाल बजाना नहीं होता। विपक्ष का काम समालोचना, विपक्ष का काम तथ्यात्मक आलोचना। और अभी जैसे आपने एक प्रश्न आदेश जी से करा था, उसी के अंदर मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं धर्मराज जी। और नीरज तिवारी जी अपनी सरकार से बात करें, पार्टी को अपनी अवगत करवाएं कि रात को 11 बजे के बाद में सुबह 6 बजे तक मेट्रो का परिचालन बंद हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं कहीं मेट्रो से जाने की सोचता हूं और वहां से आने में मेरे को अगर किसी कार्यवश विलंब हो जाता है, तो उसके बाद में मेरा मालिक कौन, यानी कि मेरे को देखने वाला कौन? तो सरकार को इन चीजों को भी देखना चाहिए कि आप मेट्रो चालू कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो आपकी जो परिचालन की जो कमियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं दुरुस्त कीजिए। रात को 11 बजे के बाद में जो आपका मेट्रो का परिचालन बंद हो जाता है, उसके अंदर आप सर्विसेज कम कर दीजिए। जिस तरीके से 3 मिनट में एक गाड़ी चलती है, आप 20 मिनट में एक गाड़ी चलाइए, 15 मिनट में एक गाड़ी चलाइए, लेकिन मेट्रो स्टेशन बंद ना हो। एक ये भी मेरे हिसाब से इसके अंदर बहुत बड़ी त्रुटि है। तो इन चीजों के ऊपर मेरे हिसाब से जब विपक्ष भी ऐसी चीजों पर चर्चा करेगा, तो कहीं ना कहीं जनता का भी फायदा होगा और सरकारों को सुधार करने के लिए प्रेरणा मिलती है, उनको एक सुझाव मिलते हैं। चलिए